नमस्ते। आज हम इतिहास की किताबों से धूल हटाकर भारत की उस कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये एक जख्मी तहजीब के फिर से उठ खड़े होने की महागाथा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें 1757 की उस सुबह से लेकर आज के भारत तक के लगभग 250 सालों के एक तूफानी सफर पर ले जाते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये सब कैसे हुआ। सही बात है। कैसे मसालों का व्यापार करने आई एक कंपनी दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक की मालिक बन बैठी, और उससे भी जरूरी कि उस राख से उठकर इस देश ने अपनी आजादी की लौ को फिर से कैसे जलाया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारे आज के वजूद की बुनियाद है। तो चलिए इस कहानी की नब्ज पकड़ते हैं, जिसकी शुरुआत एक साजिश से हुई थी। 1757 प्लासी का युद्ध, हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है। सिराजुद्दौला की हार, मीर जाफर का धोखा। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा दिमाग और धोखे से जीती गई? ये कब्जा तोप और तलवार से नहीं, बहीखातों और संधियों से शुरू हुआ। अच्छा, हाँ। प्लासी की जीत के बाद उन्होंने बंगाल पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसे लूटना शुरू किया। उन्होंने टैक्स सिस्टम को अपने हक में मोड़ दिया। किसानों पर लगान का बोझ बढ़ा दिया होगा। इतना बढ़ा दिया कि वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। और हमारे उद्योगों का क्या? भारत तो अपने कपड़ों और कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर था। मशहूर था। अंग्रेजों ने इसी शोहरत को एक तरह से सिस्टमैटिकली तबाह कर दिया। कैसे? उन्होंने भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाए और ब्रिटेन से आने वाले मशीनी माल को टैक्स फ्री कर दिया। ओह, तो नतीजा तो साफ था। नतीजा ये हुआ कि भारत के बाजार ब्रिटिश सामान से भर गए, और बात सिर्फ आर्थिक नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक भी थी। मेड इन ब्रिटेन एक स्टेटस सिंबल बन गया। अपने ही देश में भारतीय कारीगरों का बनाया सामान दोयम दर्जे का माना जाने लगा। मतलब ये सिर्फ बाजार पर कब्जा नहीं था, ये हमारे आत्मविश्वास पर कब्जा था। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि 1857 की लड़ाई से बहुत पहले ही भारत आर्थिक रूप से अपनी आजादी खो चुका था। जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, बारूद का ढेर लग चुका था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक राइफल के कारतूस से। हाँ, अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों पर गायल और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कारतूस तो सिर्फ बहाना था। असली गुस्सा तो सालों के जुल्म, अपमान और उस आर्थिक शोषण का था। तो जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह का बिगुल बजाया, तो वो सिर्फ एक सिपाही की बगावत नहीं थी, वो उस हर किसान, हर कारीगर, हर बेदखल राजा की आवाज थी जिसका सब कुछ छीन लिया गया था। और ये विद्रोह मेरठ से दिल्ली, कानपुर से झांसी तक आग की तरह फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, ये नाम आज भी हमारी रगों में जोश भर देते हैं। लेकिन इतनी बहादुरी के बावजूद ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया? देखिए, दो बड़ी वजहें थी। पहली, तालमेल की कमी। मतलब ये एक साथ लड़ी जा रही कई अलग-अलग लड़ाइयां थी। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, सब अपने अपने स्तर पर लड़ रहे थे। अच्छा, और दूसरी वजह? दूसरी, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संचार के साधन थे और एक अनुशासित सेना थी। उन्होंने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया। तो क्या ये सब कुर्बानियां बेकार गईं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1857 की लड़ाई भले ही हार गई हो, लेकिन उसने एक ऐसी चिंगारी जला दी जो कभी नहीं बुझी। उसने लोगों को एक किया। हाँ, उसने पहली बार भारत के लोगों को यह एहसास दिलाया कि हम सब एक हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। आजादी का सपना अब पूरे देश का बन चुका था। तो 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। हाँ, और अंग्रेजों ने वादा किया कि अब न्याय होगा, भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक शिक्षा जैसी चीजें भी शुरू की। तो क्या ये एक नई बेहतर शुरुआत थी? कहने को तो थी, लेकिन असल में ये नियंत्रण का एक नया, ज्यादा मजबूत तरीका था। मतलब रेलवे इसलिए नहीं बनी कि भारतीय आसानी से यात्रा कर सकें, बल्कि इसलिए कि सेना और कच्चे माल को बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाया जा सके। और शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा का मकसद एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना था जो, जैसा मैकॉले ने कहा था, रंग और खून से तो भारतीय हो, पर सोच और पसंद से अंग्रेज हो। लेकिन क्या इस दाव का कोई उल्टा असर नहीं हुआ? हुआ, और यही तो इतिहास का सबसे मजेदार हिस्सा है। इसका एक अनपेक्षित असर हुआ। वो क्या?
अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के लिए मिल्टन, लॉक और रूसो के विचारों के दरवाजे खोल दिए, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की बात की थी। तो इसी पढ़े लिखे वर्ग ने सवाल पूछना शुरू किया। बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीतियों पर हमला बोला। भारत की आत्मा अब सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि विचारों के अखाड़े में जाग रही थी। सही कहा। और यहीं से कहानी में असली तेजी आती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, पर शुरुआत में तो ये नरम दल वाली थी जो याचिकाओं से काम चलाती थी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि वो नरम दल वाले थे कौन? उन्हें डरपोक कहना गलत होगा। तो फिर उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन बुरा नहीं है, बस भारत में उसे चलाने वाले अधिकारी बुरे हैं। उन्हें लगता था कि अगर लंदन में बैठी सरकार को भारत की असली हालत बताई जाए तो वे जरूर सुधार करेंगे। एक तरह का भोलापन था, कह सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ थी। तो फिर वो क्या मोड़ था जब लोगों ने कहा बस अब याचिकाओं से काम नहीं चलेगा? वो मोड़ था 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल को बांट दिया। और इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। हाँ, और यहीं से गरम दल का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल की तिकड़ी। उन्होंने पहली बार खुलकर स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। तिलक का वो नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वो पूरे देश का नारा बन गया। और इसी दौर में एक और रास्ता भी तो था, क्रांतिकारियों का। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, ये दो अलग अलग रास्ते थे, दो अलग अलग फलसफे। और तभी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। हाँ, और उन्होंने संघर्ष की पूरी परिभाषा ही बदल दी। गांधी जी ने ऐसा क्या किया जो पहले किसी ने नहीं किया था? उन्होंने भारत के आम आदमी के गुस्से को, उसकी पीड़ा को एक हथियार बनाया। एक ऐसा हथियार जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह। ये एक अभूतपूर्व प्रयोग था। उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे पर बिना हाथ उठाए। हम सहयोग नहीं करेंगे। हम तुम्हारा नमक का कानून तोड़ेंगे, तुम्हारा बनाया कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम तुम्हारी लाठियां खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को, जो खुद को कमजोर समझते थे, निडर बना दिया। और दुनिया ने देखा कि एक साम्राज्य जिस पर कभी सूरज नहीं डूबता था, एक धोती पहने फकीर के सामने घुटने टेक रहा है। हाँ, लेकिन इस जीत की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1947 में देश का बंटवारा। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर भाषण दिया, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, तो उस आजादी में सदियों की गुलामी से मुक्ति की खुशी भी थी और बंटवारे का गहरा जख्म भी। आजादी तो मिल गई, लेकिन एक ऐसा देश मिला जो बटा हुआ था, गरीब था और जिसकी ज्यादातर आबादी अनपढ़ थे। यहाँ से देश को बनाना शायद आजादी हासिल करने से भी बड़ी चुनौती थी। निसंदेह नेहरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे देश में इंडस्ट्री खड़ी करना जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। IITs और बड़े बांध बनाना, ये सब उसी सोच का नतीजा था। हाँ, यह एक तरह का राष्ट्र निर्माण का ऐलान था, एक वैज्ञानिक सोच को अपनाने का संकल्प था। और साथ ही डॉक्टर BR अंबेडकर के नेतृत्व में हमने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने करोड़ों लोगों को बराबरी का हक दिया जो सदियों से इससे वंचित थे। और उसके बाद का सफर भी आसान नहीं रहा। लाल बहादुर शास्त्री के सामने अनाज का संकट था, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में देश को संभाला। और भारत ने 1965, 1971, 1999 में युद्ध लड़े और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा। ये यात्रा लचीलेपन की, रेजिलियंस की कहानी है। बिल्कुल। एक देश जिसे पश्चिमी दुनिया ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ये अपनी गरीबी और विभिन्नताओं के बोझ तले बिखर जाएगा, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक देश जो सुई तक बाहर से मंगाता था, वो आज मंगल तक अपने यान भेज रहा है। आज जब हम अपना तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं, तो ये सिर्फ आजादी का नहीं, बल्कि उन अनगिनत कुर्बानियों, उन सपनों
और उस दृढ़ता का प्रतीक है जिसने इस देश को बनाया है। तो 1757 से लेकर आज तक भारत की कहानी हार कर फिर से उठने की है। ये खुद को फिर से खोजने की कहानी है। हर साम्राज्य ने हमें तोड़ने की कोशिश की और हर बार हम और मजबूती से जुड़े। आज़ादी हमारे पूर्वजों के साहस से जीती गई थी, लेकिन यह हमारी समझदारी और विवेक से ही जीवित रखी जा सकती है। और ये हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हमने देखा कि आज़ादी के आंदोलन में दो मुख्य रास्ते थे, गांधी का हिंसक रास्ता और क्रांतिकारियों का हिंसक रास्ता। आज जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो क्या उन दोनों रास्तों में से कोई एक पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है, या आज भी उनकी गूंज हमारे संघर्षों में सुनाई देती है?